हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक सैम्पल पेपर करेंगे हम क्लास 10th का। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो एक बार हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सैम्पल पेपर मुझे मिला है, मैं इसका पिक्चर आपको दे रही हूँ। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं भी सॉल्व करूँगी। और यहाँ पर ये जो सैम्पल पेपर है एक दिन में तो सॉल्व नहीं होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं सीरीज़ में वीडियोस डालूँगी, ठीक है? तो आप अगर मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको ये सैम्पल पेपर, ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बार खुद ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ तो मैं तो बताऊँगी ही आपको। तो ये फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो हम शुरू करते हैं ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैम्पल पेपर। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है। 6 -6 0, it is 0 and -30, this is 4 and -20 and 6 and 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल की आपको अगर ज़ीरोज़ निकालने हैं तो वो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ये पी एक्स है। तो यानी कि हमें पी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो उस टाइम पर एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमने कर ली, ये पी एक्स है, ठीक है? इसको हमने 0 कर लिया तो इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर भी यही करना है, ठीक है? तो इस यहाँ पर एक्स 0 कब आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पर पी एक्स आपका 0 कौन सा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके 2 वैल्यूज़ आ गए, -6 एंड 6। लेकिन इसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हो। अगर आप ये ग्राफ रफली प्लॉट करते हो तो आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, एक आ गया -6 एंड 0 और दूसरा आ गया आपका 6 एंड 0, ठीक है? तो और ये पैराबोला होता है, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा आपका, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं एक वैल्यू हमारी 4 एंड 0 यहाँ पर कहीं पर आएगी और एक आ रही है 0 एंड 30। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0 एंड 30 पे आ गया, ठीक है? 0 एंड -30 मतलब आपका x एक्सिस 0 है, y एक्सिस -30 है। तो इस तरह से ग्राफ आ गया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये ग्राफ x एक्सिस को जिन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है x एक्सिस पर, तो वो ही दोनों पॉइंट्स हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर कौन से ये 2 पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पर हमारे x एक्सिस पे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, 1 से -6 एंड 6। तो हमारा आंसर क्या है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, तो ये आएगा आपका -6 एंड 6। तो यही है आपके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है? तो अब सबसे पहले देखते हैं इनकंसिस्टेंसी की हमारी सिचुएशन क्या होती है। तो इनकंसिस्टेंसी कब होती है, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी c1/c2 आपका कांस्टेंट है। अब हम देख लेते हैं दो इक्वेशंस कौन सी है, 3x - ky इक्वल्स टू 7 एंड 6x + 10 y इक्वल्स टू 3, ठीक है? तो यहाँ से a1/a2 क्या आएगा हमारा, a1/a2 आ रहा है 3/6 और b1/b2 -k/10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 7/3। तो इसको तो हमें नहीं देखना,
ये वाले पार्ट को हमें देखना है, इस पार्ट को। तो यहाँ देख लेते हैं ये क्या आ रहा है आपका, 3/6 इक्वल्स टू -k/10। तो यहाँ पर ये मैं कैंसिल करती हूँ, ये 2 हो जाएगा एंड फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 1/2 इक्वल्स टू -k/10 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10/2 इक्वल्स टू -k और k इक्वल्स टू, ये कट करेंगे तो 5 आ गया और k इक्वल्स टू -5। तो k इक्वल्स टू -5 पे ये कंडीशन, इन ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगी, तो -5 मतलब बी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statement is not true? A number of seconds can be drawn at any point on the circle. This is true. Only one tangent can be drawn at any point on the circle. This is also true. A chord is a line segment joining two points on the circle. ये भी हमें पता है, सही है ये। From a point inside a circle, only two tangents can be drawn. तो inside the circle से तो tangent बनता ही नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। If the nth term of an AP is 7n-4, then the common difference of AP कितना आएगा, ये हमें निकालना है। तो आपको टी एन आपको दिया, टी एन मतलब nth टर्म दिया हुआ है आपको 7n-4। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। तो T1 कितना आ जाएगा, इट इज़ 7 × 1 - 4 यानी 7 - 4 और इट इज़ 3। देन इट इज़ T2 कितना आ जाएगा आपका, 7 × 2 -4, it is 14 -4 equals to 10. Then the third is T3, ये आ जाएगा 7 × 3 -4 यानी कि 21 - 4 यानी कि 17। तो अब हमारे पास तीन टर्म्स आ गई। ये T1 T2 T3 भी कर सकते हैं या फिर A1, ये इसको हम A1 भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो ये A1 हो गया आपका 3, A2 हो गया आपका 10 और A3 हो गया आपका 17। तो हमारा D क्या होता है, A2 - A1 और इट इज़ A3 - A2। तो हम दोनों ही चेक करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 10 - 3 यानी कि 7, तो और ये 17 - 10 यानी कि 7। तो हमारा D कितना आ रहा है, 7। तो हमारा आंसर इज 7। तो हमारा आंसर ए है। Next question is, the radius of base of a right circular cone and the radius of a sphere are each 5 centimeter in length. If the volume of the cone is equal to the volume of the sphere, then the height of the cone we have to find out. बहुत easy question है। देखो, ये आपका cone है और ये एक sphere है और हमें बोला है कि दोनों का जो रेडियस है दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। इफ द वॉल्यूम, और हमें इसकी हाइट मान लेते हैं h है। हमें हमें क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, वी एस इक्वल्स टू वी सी। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब एच इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर मैंने आर दोनों में सेम लिखा है क्योंकि दोनों का सेम ही है, ये आर स्क्वायर है, सॉरी। तो दोनों का आर सेम है, इसलिए मैंने क्या स्मॉल आर दोनों के लिए ही रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 भी कैंसिल हो रहा है, और ये आर स्क्वायर और यहाँ से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो क्या बच रहा है, एच इक्वल्स टू 4r। तो यहाँ पर बच गया 4r एंड व्हाट इज आर, इट इज़ 5। तो हमारी हाइट कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो अवर आंसर इज 20 सेंटीमीटर। तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if tan theta equals to 5/2, then you have to find out 4 sin theta, 4 sin theta plus cos theta upon 4 sin theta
माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 5/2। तो हमें किसी टेबल टूबल पे नहीं जाना, किसी भी हमें ट्राइंगल पर नहीं जाना है, सीधा सीधा यहीं पर ही करना है। यहाँ क्या करना है हमें, इसको ना हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमें cos थीटा से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को, न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या आएगा, दिस इज 4 sin थीटा। अब इसको इंडिविजुअली ले लेते हैं, cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 1 हो रहा है, और sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो tan थीटा +1 अपॉन 4 tan थीटा -1। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं आगे, tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 4 × 5/2 -1 डिवाइडेड बाय 4 × 5/2, सॉरी -1 नीचे है, +1। तो यहाँ पर ये कैंसिल किया, ये 2 2, तो 5 2 से 10 + 1 11 डिवाइड बाई 5 2 से 10 -1 9। तो योर आंसर इज 11/9। हमारा आंसर 11/9 यानी ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। In the figure, the tangent has been drawn at point P on the circle centered at O. ठीक है, you have TPA यानी TPQ, ये पूरा वाला जो एंगल है ये आपका 110 है। You have to find out POQ यानी आपको ये वाला एंगल X निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं। अब देखो, किसी भी सर्कल को, मैं कहाँ पर करूँ, यहाँ पर करती हूँ। किसी भी सर्कल पे ये अगर रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो हमें पता है ये एंगल कितना बनता है, 90। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है O इज द सेंटर एंड P इज द टेंजेंट पॉइंट। तो ये जो OP लेंथ वो ये क्या है, रेडियस। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 90। तो अगर ये पूरा एंगल 110 है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो दिस एंगल विल बी 110 माइनस 90 यानी कि 20। ठीक है, अब हम दूसरे चीज़ पे चलते हैं। अब हम देखते हैं ये ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल क्या है, ये इसमें आपको ये वाला एंगल दिया 20 और ये एंगल x है, दिस इज सेंटर, और ये भी एज पॉइंट है और ये भी एज पॉइंट है। अगर OP रेडियस है तो OQ भी रेडियस होगा, यानी ये दोनों इक्वल हुए। अब एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो दोनों के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी दिस एंगल बिकम 20। ठीक है, तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लेते हैं इस ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल QOP प्लस ट्राइंगल OPQ प्लस ट्राइंगल OPQ equals to 180. What is QOP? It is X. What is OPQ? It is 20. What is OQP? सॉरी, ये OQP है और ये OPQ है। ठीक है, मैं क्लियर कर दूँ इसको, दिस इज OQP और ये भी 20 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 180। तो 40x प्लस 40 इक्वल्स टू 180, और ये 40 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 40 यानी x आ गया आपका 140। तो x आ गया आपका 140 यानी POQ आ गया आपका 140। C इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, आपको ये जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो आपको अल्फा दिया हुआ है -√5/2 एंड बीटा दिया हुआ है आपका +√5/2। और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
into x plus alpha into beta, where alpha and beta are the roots of the equation. और इसके साथ हमारा क्या आता है, k. तो ये k याद रखिए, ज़रूर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इसको लिखिए ज़रूर, चाहे ये इसमें कोई वैल्यू हो या ना आए, फिर भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या बन रहा है आपका, माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस अंडर रूट 5/2, यानी कि दोनों कैंसिल हो गए, ज़ीरो। एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, इट इज़ माइनस अंडर रूट 5/2 इंटू प्लस अंडर रूट 5/2, तो दोनों ही सेम है, तो रूट्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका -5/2, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस sum of the roots which is 0 into x plus -5/2, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका x है, याद रखिए, और यहाँ पर k, ठीक है। तो ये आएगा आपका k, यहाँ पर क्या आया, ये x² माइनस 5/2 इंटू के, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, k इंटू 2x² माइनस 5 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन में से कुछ आंसर आ रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि ये सिमिलर हो सकता है, क्यों, वो देखते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2x² माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या आएगा हमारा, ये आ रहा है 8x² माइनस 20, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो k/2 की जो वैल्यू है, यहाँ k/2 की जो वैल्यू है वो 4 है, यानी कि हमारी जो इक्वेशन आई है वो सही है, और हमारा आंसर है 8x² माइनस 20, तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 45 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हमें इसका अपर लिमिट निकालना है, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो मैं इसका टेबल बना लेती हूँ। क्योंकि यहाँ टेबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर मीडियन क्लास निकालना है, तो मीडियन क्लास के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल पहले बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा, ठीक है। तो हमारी क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 15, 10 एंड 6। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, पहला तो आपका 5 ही आएगा, दूसरा क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना है, 9, 14, देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आया 29, देन इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा 39, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा आपका 45। तो आपका n तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, n/2 आपका कितना हो जाएगा, n तो आपको 45 दिया हुआ है, 45/2 यानी कि ये आ रहा है आपका 22.5। तो 22.5 के क्लोज जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन 22.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो कौन सी आ रही है, वो आ रहा है आपका 29, ठीक है। तो 29 आ रहा है। अब 29 अगर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देख ली कॉरेस्पॉन्डिंग टू n/2, तो इसका जो मीडियन क्लास आई एम सो सॉरी, इसका जो मीडियन क्लास होगा वो कौन सा है, वो है ये, यानी कि आपका 20 to 30 जो है आपका आ गया मीडियन क्लास, ठीक है। तो अगर 20 to 30 मीडियन क्लास है तो अपर लिमिट क्या हुई आपकी 30, तो आपका आंसर आ गया 30। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया एंगल बी ओ सी जो है वो आपको 80 दिया हुआ है, एंड ओ एन ओ डी ये दोनों सेम है आपके, ठीक है। यू देन ओ डी ए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, मतलब दोनों किस तरह से, आइदर दे आर सिमिलर और इक्वल, और आइसोसेलेस एंड सिमिलर, और इन चारों में से कोई भी एक हमें बताना है। तो हम देखते हैं, पहले पहले मैं इसको बना लेती हूँ डायग्राम। ठीक है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। ये आपका 80 है, ठीक है। तो अगर आपका ये 80 है तो आपका ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 80 होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट, यानी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी वाई, दे आर दो बोथ इक्वल, वाई दे आर वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पहला तो ये हो गया, तो ये आपका 80 आ गया, ठीक है। अब मैं देखती हूँ AC को अगर मैं जॉइन करती हूँ तो AC एक कॉर्ड बन गया, और AC और ये वाला एंगल जो हो गया, ये वाला एंगल मान लो x है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं इसको भी कॉर्ड मान लेती हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला एंगल y और ये वाला y सेम है, क्यों होंगे, ये एंगल ऑन द सेम सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम साइड ऑफ द सेगमेंट जो है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये मैं सबसे पहले लेती हूँ ट्राइंगल डी ओ ए ले रही हूँ, तो डी ओ ए में आ रहा है आपका ए डी जो है, सॉरी ओ डी जो है इज इक्वल टू ओ ए, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एक्स और वाई इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों को इक्वल ही ले सकती हूँ। तो अब मैं इस ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लेती हूँ, तो एक्स प्लस वाई प्लस 80 इक्वल्स टू 180। तो क्योंकि एक्स और वाई सेम है तो मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 80 इक्वल्स टू 180। तो ये 80 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 140, सॉरी 100, ठीक है। 180 माइनस 80 100, देन x हो जाएगा आपका 50। तो x तो आपका 50 हो गया। अब x इक्वल्स टू वाई है, तो इधर अगर x है, ये भी x है, तो ये भी y इक्वल हो जाएगी, यानी ये दोनों भी इक्वल हो गए। यानी कि अब आपका जो ट्रायंगल के मैं बता देती हूँ, यानी ये वाला एंगल आपका हो गया 50, ये वाला एंगल भी 50, दिस एंगल इज 50, दिस एंगल इज 50। तो अब इन दो ट्रायंगल्स में हमें दिख रहा है कि तीनों एंगल्स ही इक्वल है। तो तीनों एंगल्स अगर इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, यानी कि बाय ए corollary, sorry, a similarity, we can say that triangle DOA is similar to ट्राइंगल बी ओ सी, है ना। पहला तो ये हो गया, तो दोनों तो सिमिलर हो गए। दूसरा क्या है, अब दोनों ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ही, डी ओ ए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ही, ठीक है। और ये वाला भी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये साइड्स भी इक्वल हो गए, इनके ऑपोजिट साइड्स। तो एंगल बी ओ सी भी आपका आइसोसेलेस हो जाए, यानी दोनों ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हैं और सिमिलर भी है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा बी, ये बी आइसोसेलेस एंड सिमिलर, ठीक है।